नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को कृषि मंत्री स्थानीय बया रिजॉर्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने शहर में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस प्रदर्शनी को पशुपालकों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होने का भी दावा किया। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह पशु मेला किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने व रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में पशुपालकों को पशुओं की नस्ल सुधारने व दूध बढ़ाने की जानकारी भी मिलेगी। कृषि मंत्री श्री दलाल वीरवार को राज्य स्तरीय पशु मेले को लेकर स्थानीय बया पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके चलते भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में प्रदेश भर के उत्तम नस्ल के पशु आएंगे, जिसके लिए 1800 पशुओं का पंजीकरण हो भी चुका है। उन्होंने बताया कि मेले में 1 लाख से अधिक पशुपालक व किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। करीबन 15,000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। किसानों व पशुपालकों के लिए निःशुल्क 175 बसेस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उनका कहना था कि मेले के दौरान प्रतिदिन लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल, स्कूटी, दूध निकालने की मशीन व नैनो यूरिया की बोतल का बंडल भी शामिल है। और कोविड की वजह से पिछले साल नहीं हो पाया। ये जो कार्यक्रम है 2 साल के बाद हो रहा है और हमारा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम इस बार हमारे शहर भिवानी में होने जा रहा है। और इससे पहले मेरी जानकारी के अनुसार भिवानी में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में हम इनवाइट करते हैं जो सबसे अच्छे पशुपालक है, उत्कृष्ट, अलग अलग नस्ल की उनके पास पशु, चाहे उसमें गाय हो, भैंस हो, जोटा हो, सांड हो या भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, वो उनका प्रदर्शन होगा और उनका कंपटीशन होगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चुने जाएंगे उनको अच्छी राशि जो है इनाम में दी जाएगी। और इसका अलावा कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित सैकड़ों की संख्या में जो कारोबारी है वो अपने स्टॉल लगाएंगे और लाखों की संख्या में किसान भाई पूरे हरियाणा से इसमें भाग लेंगे। और इसका मकसद ये है कि जो हमारे उत्कृष्ट किसान हैं, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो उपलब्धि हमारे दूसरे किसानों तक पहुँचे। हमारे जो देखने वाले किसान हैं वो भी उससे प्रभावित हों और इसी तरह के पशुपालन के द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाएं। और इस प्रदर्शनी में हमारी जो तरह तरह की स्कीम है, पशुपालन विभाग की, कृषि विभाग की, किसानों के हित में प्रदेश सरकार की, वो भी दिखाई जाएंगी। और किसानों को शिक्षित करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और जो किसान देखकर शिक्षित होता है, सामने जो चीज़ देखी जाती है उसको सीखता है, वो चीज़ ना तो क्लास में सीखी जा सकती है, ना किसी गोष्ठी में। और इस मेले की शुरुआत महामहिम राज्यपाल हरियाणा 11 बजे कल करेंगे और उसके पश्चात 2 बजे हमारे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री है पशुपालन विभाग के, मछली पालन के, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। कुछ इवेंट की शुरुआत वो करेंगे। और 26 तारीख को हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री
बाल्यान साहब वो इसमें आएंगे, हमारे हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह जी, कंवरपाल गुर्जर जी, लगभग हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और सारे एमपी, सारे विधायक, सभी को हमने निमंत्रण दिया है कि आ करके इसे मेले की शोभा बढ़ाए। समापन का कार्यक्रम 27 तारीख को होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 12 बजे आएंगे। 2-3 घंटे ये कैटल शो में जो देखेंगे, पारितोषिक वितरण का काम करेंगे। तो इस तरह से ये किसान भाइयों के लिए एक उत्सव है, मेला है, ज्ञानवर्धक भी चीज़ें हैं, इसमें मनोरंजन की भी है और पूरा दिन हरियाणवी जो कलाकार हैं गायक, वो मनोरंजन के लिए लगे रहेंगे। सारा दिन गाने, हमारी फोक डांस, रागनियाँ, और जो इस प्रदर्शनी में जो किसान चुने जाएंगे, पशुपालक चुने जाएंगे, उनको तो इनाम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो दर्शक है, फार्मर, उनके लिए भी हर रोज लक्की ड्रॉ निकालेंगे और लक्की ड्रॉ में कोई छोटे मोटे इनाम नहीं होंगे। पहला इनाम होगा एक पूरा ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का, बुलेट मोटरसाइकिल, स्कूटर, नैनो यूरिया के खाद के एक बंडल, और जो किसान भाई आएंगे बसों में बैठ कर के रोडवेज की, हर भाई को हम जाते वक्त उनके पशुओं के लिए एक पैकेट 5 किलो का मिनरल मिक्सर भी देंगे और बस में जो उनको चाय पानी पीने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा देंगे और हर रोज़ कम से कम 15,000 आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था भी होगी। जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके लिए तो तीनों वक्त का भोजन, और जो एक दिन के लिए आते हैं वो सुबह आए, दिन में भोजन करें। तो सारी व्यवस्था पिछले एक हफ्ते से हमारे इस क्षेत्र में चल रही है। हमारा विभाग इसमें, हमारा लोकल प्रशासन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ IAS अधिकारी, और मेले में 26 तारीख को हमारे चीफ सेक्रेटरी भी आएंगे, सारे हमारे जो सेक्रेटरीज हैं अलग अलग विभाग के वो भी आएंगे। तो भिवानी के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है और हमने लगभग 250 बस रोडवेज से हायर किए हैं। हर गांव से बस से किसानों को लेके आएगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। 4-5 घंटे जितने किसान यहाँ रहना चाहिए रहें, मेले का आनंद लें, गाने बजाने का आनंद लें, खाना खा के जाएँ। और अगर उनकी लॉटरी निकल जाती है किसी की, तो अपना ट्रैक्टर या बुलेट या स्कूटरी या नैनो यूरिया, जो 8-10 किस्म के जो इनाम हैं वो लेके जाए। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टाल दी गई है। हालांकि बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी थी। अब बोर्ड अगले साल 8वीं की परीक्षा लेगा, जिसके लिए स्कूलों को 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। बता दें कि शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद से हरियाणा में साल 2010 से 8वीं की परीक्षा नहीं ली जा रही थी। इससे शिक्षा के स्तर पर बुरा असर मानते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्रदेश सरकार बीते 2 साल से ये परीक्षा करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, पर बार बार अड़चन आने और कोरोना महामारी के चलते इस बार भी परीक्षा नहीं हो पा रही। अब की बार यह परीक्षा स्वयं स्कूल द्वारा ली जाएगी। इस बार मार्च में ये परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड हर तैयारी पूरी कर चुका था। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। निजी स्कूल्स व मुख्यमंत्री के बीच वार्ता भी होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही 8वीं की परीक्षा 1 वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा लिए जाने के फैसले को टाल दिया गया। सीएम ने कोरोना काल में स्कूल्स न खुलने व पढ़ाई सुचारू रूप से न होने के चलते इस साल की परीक्षा को टाला। बोर्ड चेयरमैन ने सभी स्कूल्स को सूचित किया कि भले ही
परीक्षा स्थगित हुई हो, लेकिन स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन करवाना अभी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अब माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसकी मान्यता रद्द करने को लेकर बोर्ड विभाग को लिखेगा। SCRD के पत्र के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को जिनको 8वीं की परीक्षा देनी थी, हरियाणा में स्थित ऐसा कोई भी विद्यालय जिसमें 8वीं के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसे प्रत्येक स्कूल को 5,000 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो ऐसे CBSE के मैंने बताया कि आपको 353 विद्यालय रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और हरियाणा के लगभग 14,000 स्कूल सरकारी और प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। शेष के लिए अभी भी 28 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है और आज माननीय उच्च न्यायालय में भी ये दोनों अधिवक्ताओं श्री अक्षय भान जी और श्री पंकज महनी जी को उन्होंने कहा है कि अपने विद्यालयों की रजिस्ट्रेशन की डेट खुली हुई है, विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और लगभग 3.25 लाख विद्यार्थी जिन्होंने एनरोलमेंट कराया था, ऐसे विद्यार्थियों के स्कूल अपनी मेल से हमें अपना अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर हमें भेज देंगे तो हम उनकी रिक्वेस्ट लेटर पर उनकी पेमेंट वापस कर देंगे। लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्कूल कैफ़े में जाके करवाते हैं और फिर कैफ़े वाला के खाते में चले जाएंगे तो उनका आपस में झगड़ा बढ़ेगा। तो इस कारण से प्रत्येक विद्यालय जो हमें रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा उस पर कार्रवाई करते हुए हम उनके बच्चों का एनरोलमेंट की जो राशि 100 जमा 450 रुपये पर विद्यार्थी ली गई थी वो वापस कर देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी 8वीं की परीक्षा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी और लगभग 2,85,000 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट भी हो चुका था। और ऐसे हरियाणा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल लगभग 14,000 स्कूल हैं और 2,000 के आसपास CBSE और ICSE के स्कूल हैं। उनमें भी 1,053 ने अपना लॉगिन कर लिया था और 353 ने 5,000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करा दी थी। और बहुत सारे CBSE के विद्यार्थी भी 12-15 हज़ार की एनरोलमेंट फीस भी आ गई थी। लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए और विभिन्न संगठनों का कोर्ट में केस होने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई इस बार क्योंकि विद्यार्थियों की क्लास में आना अनिवार्य नहीं है और एब्सेंट नहीं लगा सकते, तो ऐसे बहुत से विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में करते हुए ताकि ये परीक्षाएं अगले साल के लिए पोस्टपोन की जाती हैं। इस वर्ष विद्यालय तो इस प्रकार के विद्यालय रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनका हम शिक्षा विभाग को सूचित कर देंगे 28 फरवरी के बाद कि भी इन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इन्होंने नहीं कराया। तो ऐसे विद्यालय जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनकी NOC या मान्यता जो दी गई है उसको विड्रा करने के लिए कहा जाएगा। और शेष जब कोर्ट में 4 अप्रैल को डेट लगी है तो कोर्ट को भी माननीय उच्च न्यायालय को भी सूचित किया जाएगा कि इस प्रकार के विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा स्टार्टिंग से सरकार से एक आग्रह कर रही थी, बोर्ड प्रशासन से आग्रह किया था। हमने बार बार इनसे मीटिंग करके इनको हमने लिखित में भी दिया था कि कोरोना को देखते हुए इस वर्ष ये परीक्षा ना ली जाए और अगले साल से परीक्षाओं को लेने का काम बोर्ड करे। और प्राइवेट स्कूल बच्चों की क्वालिटी को निखारने के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा हो, तो इस प्रकार की परीक्षा लेना वाजिब है। परंतु ये जो समय है इसमें ये परीक्षा, क्योंकि बच्चा पहले ही डिप्रेशन में है, बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं, तो परीक्षा क्या देगा। तो सरकार के इस फैसले का प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और जिन बच्चों की फीस बोर्ड प्रशासन ले चुका है उन बच्चों की भी चेयरमैन साहब ने घोषणा करी है कि ये फीस हम वापस करेंगे। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। क्या मानते हैं अगले वर्ष? देखो, नियमों की बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो स्कूल एफिलेटेड हैं उनकी परीक्षा लेने का काम करे तो बहुत अच्छी बात है। ये इस प्रकार का नया काम जो पहली बार बोर्ड प्रशासन ने या हरियाणा की सरकार ने किया है ये गलत है, क्योंकि फिर औचित्य क्या रहेगा। एक स्कूल दो बोर्डों की परीक्षा देगा, 8वीं की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से परीक्षा देगा और 10वीं और 12वीं की वो CBSE के से परीक्षा देगा। तो इस बात को पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं गलत मानता है कि हमने जब बच्चा CBSE बोर्ड में एडमिशन करा रखा है तो हरियाणा विद्यालय रजिस्ट्रेशन तो डिपार्टमेंट कर सकता है। एजुकेशन बोर्ड का तो काम स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करना नहीं है ना,
वो तो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहे तो हरियाणा में कितने स्कूल हैं, स्कूलों की कितनी संख्या है, उस हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट करे। बोर्ड का काम नहीं है। बोर्ड का काम है बच्चों की परीक्षा लेना और साफ़ सुथरी परीक्षा कराए और बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। ये प्रयास बोर्ड का भी रहना चाहिए, डिपार्टमेंट का भी रहना चाहिए और प्राइवेट स्कूलों का तो है ही है। नगर के वैश्य महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आज समापन भी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को भी संबोधित किया। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में 3 दिन से चल रहे CBLU के यूनिफेस्ट समारोह का समापन भी बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कहा कि देश और प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं। वहीं इस कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के अलावा महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी एवं स्टाफ मेंबर्स मौजूद रहे। वहीं यूनिफेस्ट में चरखी दादरी व भिवानी जिले के अनेकों महाविद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और हरिकेश जी ने बता दिया कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली कि अंग्रेजों को हमने कह दिया जी हमारा देश हमने आज़ादी दे दो, चला अस्तिया बारी बारी छिटकाई जिन्हें चिंगारी, अरे जो चढ़ गए पुणे विधि पर लिए बिना गर्दन का माहौल, कलम आजुन की जय बोल, जो अनगिनत लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं सने मुंह खोल, कलम आजुन की जय बोल। अंतिम सुना रहा हूं मुझे कि अंधा चकाचौंध का हमारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अरे अंधा चकाचौंध का हमारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल भूगोल, कलम आजुन की जय बोल। कितने वीर मारे गए, जलियांवाला बाग में कितने मारे गए, कितने अंडमान निकोबार जिसको काला पानी बोलते हैं बीता के खेड़ मार मार के मर गए। आइए उन्हीं में से एक बूंद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन ये सोचना कि वो राजा नाहर सिंह अकेला नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं जो हंसते हंसते देश के लिए ये थोड़ी देर बकवास ना कर रहे, थोड़ी देर कभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से मैं आपको ऐसा विषय सुना रहा हूं। आइए, राजा नाहर सिंह कौन थे, कैसे उनका बलिदान हुआ, आजादी में बहुत पहले मिल जाती, लेकिन हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, गद्दारों की कमी नहीं है। एक गद्दार के माध्यम से कैसे उसको लाल किले के अंदर बुला, कैसे कैद किया। आप कभी जाइएगा, आप दिल्ली से फरीदाबाद होकर के मथुरा जाते हैं, बल्लभगढ़ का जो बस अड्डा था उससे आप पूर्व की तरफ देखे, बहुत बड़ा किला राजा नाहर सिंह का, धोखे से बुला लिया। आप कभी लाल चांदनी चौक लाल किले के सामने जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा राजा नाहर सिंह का फांसी स्थान, आपको लाल किले के जो हमारे शीशगंज गुरुद्वारा साहब है चांदनी चौक में, उस पत्थर के सामने आपको लेके जाएगा। आइए, मैं उनकी लाइनें, एक स्वर्ग में एक आम आदमी की मुलाकात होती है, एक शहीद से 2 लाइनों में सवाल के एक में जवाब मिला,
क्या कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे? अरे मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे? नंगे पैर दैत्य अंगारों पर बढ़ जाते थे। सहमे तक ने तुम कभी नियुक्त जवानी देने में, क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में? हंसकर बोले शहीद, हंसकर बोले शहीद कि जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है। अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। बजाओ 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 तो भाई। के कोतवाली में फांसी गोली अगले लगा है, कायर मरे खाक में शिरके राम वीर कमर हो जाए, वीरा का गुण गान करा हमें कायर की कोई गाथा ना, समय लग जा रे के पछताना बातें कहने को रह जाए। हो सब बता के देता हमें नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सत सत प्रणाम, सरदासी से झुकावा उनने जो सदा देश पे आएगा। बचपन से लगनशील देशभक्त गौ सेवक गौ सेवक आगे बढ़ने की तमन्ना कैसे? सब कहे कि सत्तर विद्या सीख ली थी बचपन में, तू ब्राह्मण साधु की सेवा दयाशीलता थी मन में, चंद्र हो गया रूप समाया चांद फैला जैसे गन में, इंद्र कैसा शासन उसका जब तक पहुंचा यौवन में। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, क्या हिंदू क्या मुसलमान जी, सबका भाईचारा था, वो मदद की बात नहीं थी, तेरे जान से प्यारा था, टूटे से बादशाह को वो जान से प्यारा था, अंग्रेजों को ये समझ में बिल्कुल नहीं गवारा था, अंग्रेजों को ये समझ में बिल्कुल नहीं गवारा था। उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की, उन्हीं दिनों फिर आजादी की उनकी शुरू लड़ाई थी, नाना ना हत्या तक पे साथ लक्ष्मी पाई थी, वीरों ने बागडोर दिल्ली की जब गिरा थमाई थी, और कब्जा करने दिल्ली पर भाई कब्जा करने दिल्ली पर भाई गोली ठोका आई थी, बल्लभगढ़ में बैठा नार और आवाज लगाई थी, नासिंह के जतवा गोली छिन्ना धराई थी, अंग्रेजी अफसर लाश ने उल्टी को दटाई थी, हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई, हरियाणा के वीरा ने दिल्ली की शान बचाई थी। जो 3 दिन का जो है आज इसका समापन है, बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ आने के बाद में मुझे तो मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, और यहाँ जो आजकल जो प्रस्तुतियाँ जो हो रही हैं वो देख करके अच्छा भी लगता है कि कार्यकर्ता जो ये जो कलाकार हैं, कलाकारों की डे बाय डे जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी सी हो रही है, और बच्चे भी यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो इनको ऑर्गेनाइजर्स का बधाई भी दूंगा, इनको इनका धन्यवाद भी करूँगा कि मुझे भी इन्होंने यहाँ याद किया, जो मुझे ही देखने का कार्यक्रम देखने का मौका भी मिला। तो कितना फायदा होगा, आप देख रहे हैं 2 साल नहीं, बाद? बच्चे जो देखते हैं तो बच्चे सीखते भी हैं, जो देखता है जो सीखता है वो आगे जा कर के, यही बच्चे जो है ये अपनी अपनी जो पसंद है, जो अपने अपने शौक़ है, वो अलग से इनके जो है
यहीं इसी समय तय होते। फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, विशेषकर कि जब कोविड जैसा समय से लोग बच्चे निकले हैं, पिछले 2 साल से कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, तो उनका जो पढ़ाई में और ऑनलाइन क्लासेस करके जो बच्चों के मन में जो एक भाव आ गया था एक जगह बंद रहने का, उससे ये एक बहुत उनको छूट मिली है और एक बहुत ही अच्छा सफल उत्सव रहा है जिसको हर बच्चा बहुत इन्जॉय कर रहा है। आज युवा महोत्सव जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पे मनाया जा रहा है वेस्ट कॉलेज में, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे अपने टैलेंट कई वर्षों से रुक गए थे, वे ये तीसरा प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है और अपनी अदाओं के माध्यम से सबके दिल को जीतने का काम किया। तो ऐसे युवा महोत्सव जो लगते हैं वो प्रदेश की तरक्की और उन्नति में कलाकारों के लिए बहुत अच्छा माहौल बनता है और उसके माध्यम से ये सभी कार्यक्रम जो युवा महोत्सव के तहत हुए हैं, हमारे पुराने विद्यार्थियों ने यहाँ आके एक चीज़ को हमारा स्पष्ट किया। मैंने ये देखा है ये एसबी भी यहाँ से बने हैं और एलजी तक की पोस्ट पे इस महाविद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा पहुँचा है। आज देश की उन्नति और तरक्की में हमारा हाथ है। आज 3 जज दिल्ली से हमारे बीच में आए, उनमें से 1-2 तो यहाँ पढ़े हुए हैं। जो का टैलेंट उभर के आता है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम देने में उनको आगे ये पता चलता है कि उन्होंने आगे जाके क्या बनना है। इनमें से ही बेस्ट एक्टर बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई भी लड़की अच्छी डांसर बन सकती है। बड़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ बच्चों ने तैयारी करके दी है। ये हमारा कॉलेज का सौभाग्य है वेस्ट महाविद्यालय का कि वाइस चांसलर जी ने अपने CBLU ने हमारे को वेस्ट कॉलेज को इस साल ये 2022 वेस्ट महाविद्यालय में ऑर्गेनाइज में हमारे आज के मुख्य अतिथि रहे हैं श्री JP दलाल जी, और हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी इसके कॉलेज की ही प्रधान श्री अजय गुप्ता जी, मेरे साथ ही सभी विधायक जी, घनश्याम दास जी सराफ। इस प्रोग्राम का आज से नहीं युगों से कला संस्कृति का चलन आता रहा है। 1990 में आया, करीब जितने भी यूथ फेस्टिवल सब में जाता हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है लगातार मैं इसके अंदर आता हूँ। इन लोगों का जो सकारात्मक पहलू है जो पहली बार संभवतः हुआ है, इनके कॉलेज से जो भी लोग बाग पास आउट हुए हैं, अच्छे लोग हैं, जो प्राइड हैं, उन लोगों के इन्होंने हाईलाइट किया है और जो इनकी नॉलेज में थे, ये बहुत अच्छी पहल है और एक कॉलेज ने एक अच्छा काम किया। इसी प्रकार सभी समाज के वर्ग के लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुवार को नगर के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में निक्षय दिवस मनाया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नगर विधायक ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य बताया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र में की जा रही मेहनत की भी सराहना की। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमारा देश 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा वीरवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य राजकीय अस्पताल में मनाए जा रहे निक्षय दिवस के दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, उससे लग रहा है कि 2025 तक हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्षय रोग देश से दूर होगा, वैसे वैसे देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए बीमारियों से निजात पाना जरूरी है। स्वस्थ रहकर ही हम देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक सराफ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिला को टीबी फ्री करने में अपना योगदान देने की शपथ भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि जिला भिवानी में टीबी की जाँच 13 स्वास्थ्य संस्थाओं पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीबी का कोई भी मरीज यदि पाया जाता है तो उसे मुफ्त में सभी दवाइयाँ दी जाती है और 500 रुपये प्रति माह टीबी मरीज को दिया जाता है। आज पूरे देश में और प्रदेश में टीबी क्षय रोग से मुक्ति, इस बारे में चर्चा हुई। एक एक व्यक्ति ने, एक एक डॉक्टर ने इसको दूर करने के लिए शपथ भी ली है।
शपथ का यही है कि भाई आप लोग स्वस्थ रहें और सभी लोगों का इसमें प्रचुर मात्रा में ज़िले में यानी कि 2500 केस हैं, तो उनको ठीक करने का संकल्प हम सब लोग मिलके लें, चाहे डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य जी हों, चाहे अरविंद जी हो, चाहे कृष्ण कुमार जी, ये बड़े अधिकारी हैं। मैं इनसे मिलकर, और कई बार ऐसी समस्याओं से भी हम गिर जाते हैं कि हम इन सब बीमारियों को बता पाने में भी कई बार शर्म महसूस करते हैं। तो ये शर्म रखने की कोई बात नहीं है। इस टाइप का कोई केस है तो उसको नहीं तो उसके पड़ोसी को बताना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँचे और उनके लिए जो हमने कार्यक्रम रखे हैं, दवाइयों के पैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी करीब 500 रुपये प्रति महीना उनको दे रहे हैं, और ये रोगियों का एक विशेष केयर सेंटर में इनका इलाज होता है और उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति तक वो बीमारी न पहुंचे, इसके लिए इनका प्रयास भी होता है। और जिस प्रकार HIV एड्स का मामले होते हैं, उसी प्रकार टीबी रोग का भी एक संक्रमण तेज़ी से बढ़ता है। उसको रोकने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, और जो कई हज़ार रुपए के टीके हैं वे भी पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था कड़ी की है, चाहे वो कोविड के समय हो, चाहे आज हो या आगे आने वाले समय में, ये व्यवस्थाएं हमारे देश को, प्रदेश को सुधारने का काम करेंगी। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य। नगर के हुड्डा सेक्टर 13 की तरफ बने शिक्षा बोर्ड के भव्य द्वार का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को करेंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा अटल सभागार का शिलान्यास भी किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नजदीक हुड्डा सेक्टर 13 की ओर जाने वाले मार्ग पर बने नवनिर्मित भव्य गेट, अटल सभागार का भूमि पूजन व शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के हाथों किया जाएगा। यह कहना था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रविवार को यह कार्य पूर्ण होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य द्वार का उद्घाटन और अटल बहुउद्देशीय सभागार का भूमि पूजन व व श्रेणी के क्वार्टरों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रविवार को किया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या तैयारी? उसके लिए हमारे बोर्ड के सभी कर्मचारी अधिकारी और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारी सब जोर शोर से लगे हुए हैं और हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं। रविवार को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। गांव-गांव और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इसी सपने के साथ आज एजुकेशन ऑन व्हील्स बस को भिवानी शहर को समर्पित किया गया। रोटरी क्लब और संजय गुप्ता के सहयोग से इस बस के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाएगा। वहीं ये बस प्रौढ़ शिक्षा में भी सहायक बनेगी। निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र और भिवानी जिला लाभान्वित होगा, यह कहना था नगर विधायक श्री घनश्याम सराफ का, जिन्होंने एजुकेशन ऑन व्हील्स बस को भिवानी शहर को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि श्रीमान सुरेश गुप्ता जी ने रोटरी क्लब के माध्यम से एजुकेशन ऑन व्हील्स बस के माध्यम से गांव-गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की ठानी है और इस तरह के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की सुविधा भी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। यहां तक कि प्रौढ़ शिक्षा में भी इस बस से काफ़ी फायदा मिलेगा। नाम रखा गया एजुकेशन ऑन व्हील्स और इसमें भाई सुरेश गुप्ता जी ने रोटरी क्लब के माध्यम से हमारे पास ये बसें भेजी है। हमारा जो गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं या शहर के आउटर एरिया में जो लोग हैं, उनके लिए हम शिक्षा का एक सेंटर इसमें चलाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। यानी कि आज हम सोचते कि 100-200 आदमी, मैं कहता हूँ कि हज़ारों आदमी इससे जुड़ेंगे। इसमें बड़ी महिलाएं जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, आज के दिन एजुकेशन की
हमारी सरकार ने अब बढ़ाई है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उसका 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। उसके लिए भी एक कदम हम उस तरफ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा पूरा क्षेत्र और भिवानी जिला लाभान्वित होगा। और मेरे को बहुत पीड़ा होती है जब ये सुविधाएं दिल्ली में या दिल्ली के सराउंडिंग में होती है और भिवानी तक ये नहीं आ पाई थी। क्योंकि मेरे माननीय ट्रस्टियों ने मुझे मौका दिया है, तो मेरा प्रयास रहता है कि जो इंजन एजुकेशन का किसी चीज़ का दिल्ली में चले तो उस इंजन की 10-20 वोट का करंट यहाँ भी आए। उसी कड़ी में ये पहली बस आई है। अभी तक CNG नहीं थी यहाँ, क्योंकि दिल्ली में CNG का ही रजिस्ट्रेशन होता है, डीजल का नहीं होता। एक बार ये माननीय विधायक साहब ने बोला है, ये काम सक्सेसफुल हो गया, तो मैं इस साल के अंत तक 3 बसें और आपके पास भिजवा दूंगा। उसका भरपूर फ़ायदा मेरे ट्रस्टी साथियों को उठवाना है, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को उठवाना है, टीचर साहब उनको उठवाना है। ये मेरा वायदा है कि जो एजुकेशन कहीं नहीं पहुंच सकती, इस बस के माध्यम से उनके घर तक पहुंचेंगे। मैं अंग्रेजी में बोलता हूं कई बार, ये एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ये मेरा प्रयास है। मैं कितना सक्सेस हो पाऊंगा ये परमात्मा जानता है। सबसे पहले तो मैं श्रीमान सुरेश गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो इस प्रकार से शिक्षा और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, निसंदेह बहुत ही जो है शोभनीय है। और मैंने अंदर जाके देखा, ये एक कंप्यूटर लैब है और एजुकेशन ऑन व्हील, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। और जो इन्होंने बेड़ा उठाया है कि भिवानी और चरखी दादरी ज़िले में जितने भी इलिटरेट हैं, हम इसके माध्यम से पूरे दोनों ज़िलों को हम साक्षर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इसके माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम वृद्ध व्यक्तियों को या जो इलिटरेट व्यक्तियों को ज्ञान दे सकते हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। वर्ष 2014 से अब तक के राजकीय ITI भिवानी के जिन छात्रों के रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई कमी है तो वे 2 मार्च तक उसे ठीक करा सकते हैं। संस्थान के कंप्यूटर अनुदेशक ने बताया कि छात्र इसे इंटरनेट शॉप या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। वर्ष 2014 से अब तक जिन छात्रों ने राजकीय ITI भिवानी में दाखिला लिया था और उनके सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है तो 2 मार्च तक वो इसे ठीक करवा सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक सतीश सिवाच का कहना था कि विभाग के आदेश अनुसार ITI के छात्रों जिन्होंने 2014 है उसके बाद ITI में दाखिला लिया है और उनके सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो छात्र उसे ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को ITI में आने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी इंटरनेट शॉप या मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चों की पहले दिक्कतें आती थी, सर्टिफिकेट इशू करते थे, उनमें बच्चे की कंप्लेंट आती थी, अगर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, मेरे फादर का नाम गलत दे दिया या मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत एंट्री कर रखी है या बच्चे की जगह का जो फ़ोटो था बच्चे का खुद का, उसकी जगह पर किसी दूसरे का फ़ोटो अपलोड हो जाता था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग है DGT, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, MIS पोर्टल NCVT के ऊपर। उसके अंदर ये ग्रीवेंसेस जो हैं ऑनलाइन रजिस्टर होंगी बच्चे की, और इस ग्रीवेंस को अपलोड करने के बच्चे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो उस पर रजिस्टर करेगा और जो भी ग्रीवेंस उनकी जाएंगी, उनके जो भी समाधान होगा उस ग्रीवेंस से संबंधित, वो सभी मैसेज बच्चे के उसी फ़ोन और उस मेल ID पर आएगा जो बच्चा उस NIC के पोर्टल पर ई-ग्रीवेंस वाले पोर्टल से जो बात करेगा, जो लोड करेगा। इसमें ये किया गया है बच्चे की कोई भी ग्रीवेंस है, उसका नाम ठीक करवाना है या फ़ोटो ठीक करवाना है, ये सब ग्रीवेंस बच्चा अपने आप उसके ऊपर डाल सकता है। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चों का ITI के अंदर एडमिशन 2014 या उसके बाद का है। पहले जो बच्चे इनसे पहले का है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। केवल 2014 के सेशन के बाद के जितने भी बच्चे हैं या 2014, उन बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अंदर बच्चे ने करना क्या है, जो बच्चा जिस चीज़ की ग्रीवेंस डालेगा, अगर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है तो वो नाम की स्पेलिंग के साथ में वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो उसको गलत नाम के स्पेलिंग के अनुसार इशू हुआ है। और जो नाम ठीक करवाना चाहता है जिसमें उसकी नाम की स्पेलिंग ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ का जो आधार माना जाता है
वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट के साथ माना जाता है। तो बच्चा अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करेगा कि मेरा देखो इसमें नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, जबकि मेरा इशू किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेरा नाम ये कर दिया और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये कर दिया, जो कि गलत है। ये अपलोड होने के बाद में ये ग्रीवेंस आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है और जब ये ग्रीवेंस बच्चे की समाधान हो जाएगा तो इसकी रिप्लाई आएगी बच्चे के पास, आपने जो अपनी ग्रीवेंस डाली थी उसका रिजोल्यूशन हो गया है। जब बच्चे के पास ये मैसेज आ जाए तो बच्चा अपना जो उन्होंने एक लॉकर बना रखा है, जो नया सिस्टम चला है इसका डिजी लॉकर के नाम से, उसके अंदर उस सर्टिफिकेट को अपने को जो करेक्ट की है उसको अपलोड कर ले। अपलोड करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल ले। इस कार्य के लिए बच्चे को संस्थान में आने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रिंट आउट अपने घर पे यदि उनके पास अपना खुद का प्रिंटर है तो वहाँ से निकाल ले, या किसी अपने और किसी जानकार या बाहर मार्केट से कहीं से भी निकलवा ले। उसके लिए संस्थान में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ई ग्रीवेंस के ऊपर जितनी भी ये जो कार्रवाई होगी इसके लिए बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की फीस या कोई खर्चा पे कर। गुरुवार को शहर के महिला थाने में पहुंचे दो पक्षों के बीच का विवाद इतना गहरा गया और हाथापाई में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रावलवास और उमरावत के रहने वाले ये लोग एक दंपत्ति के विवाद को सुलझाने के लिए यहां आए थे, जो कि बाद में हाथापाई करते नजर आए। ये मामला है जी, ये कई दिन से 2-4 दिन से हो गई थी। 18 तारीख को कोई बात कह सुनी होगी थी, तो वे सवेर को आपके घर आ गई। तो घर आ गई तो उन्होंने तो अगले दिन जाके महिला थाना में केस कर दिया। तो एक दिन मामी आए भी, ये आए को नहीं थाना में, तो मामी फिर वापस चले गए। थाना वाले बोले 24 तारीख को आना, 22 तारीख को आए थे। फिर दोबारा फिर इन्होंने आज बुलाया था। आज फिर आए तो थोड़ी 2-4 मिनट बात हुई। आते ही तो मेरे ससुर ने मेरे भाई का थप्पड़ मारे। आते मारा तो वो आपसरी में ईंट मारने लगे हुए। वो ईंट मारी तो वो लवान ने ईंट मारी तो मेरे जीजा जी उसके लगी नाक पे। और फिर मैं ये आगे महिला थाने में वो क्या किस वजह है? वो ये था कि उन्होंने कर रखा था फैसले के लिए एप्लीकेशन। मामला ये था, वे घर से आ गई, बोले मेरे को ये करते हैं, ये करते हैं। तो वे घर से आ गई, बोले मेरे को मारा है, बोले मार कुटता है, दारू पीता है, ऐसे भी ये माले जो भी है जो लगाए उन्हें आरोप लगाए हैं, तो आरोप लगाए आज फैसला के लिए आए थे। जी ये दोनों पार्टियां महिला थाने में आई हुई थी, कोई आपस में पति पत्नी का विवाद था। तो वहाँ पर थाने वालों ने कह दिया भी आप दोनों पार्टियां बाहर बैठ के आपस में समझौता कर लो, भाईचारे में हो जाता है। तो दोनों पार्टियां वहाँ बाहर बैठी थी, आपस में इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया होगा। ईंट पत्थर पर से चोट लगी। एक पार्टी वो पार्टी एडमिट कराने के लिए आई थी, दूसरी पार्टी भी पीछे आके इन दोनों के हाथापाई हुई। हमारे पास कॉल पहुंची, हम तुरंत मौके पे पहुंचे थे 1 मिनट के अंदर, और दोनों पार्टियों को अलग अलग कर दिया है। माहौल शांत है, अब किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। बात यह हुआ था जी, 2 साल से लड़की की मार पिटाई करने लग रहे हैं। और जैसे मार पिटाई होकर लड़की एडमिट थी और जैसे पुलिस में एप्लीकेशन दे रखी थी हमारे भाई ने, और जैसे वहाँ फैसले के लिए वो दोनों पार्टी इकट्ठा हुई तो वहाँ भी उन लोगों ने बातचीत करते करते मार पिटाई करी। 4-5 आदमी हमारे घायल हो चुके हैं, ईंटों से डंडों से उनसे वारदात कर रहे हैं। मामला ये है जी, आए थे हम तो फैसले के लिए, और तो चोरी दौड़त आई थी मैं तो अस्पताल में थे अंधे से, मैं तो जी अड़ाई थी इनका दौरे में खाले आ लिए औरते अंधे मेरे चिपट के जी सारे मेरे बाड़े लेके काट के ने, और मेरा मुक्के गुस्से बटे उन्हें मारे और उस बटे की माँ न मारे जी। हाँ, और उसका साथ में थे वो भी रुलट लेके गला पड़ लिया जी, मैं तो अड़ा के पीछे मेरे साथ क्या तो उन्होंने मारे थे, हमने किन्ने मेरा था ये तैयार बैठे मारने खातिर जी। वो तो कह रहे उन्होंने मारी आपने मारे जी, उन्होंने मारा, कितने खड़े थे सारे चिपट के जी। मेरे साथ वाले ने छुटवाया जी। आपको मारे वो आपको क्या लगा? और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।